नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिन पहले संसद पहुंचने की कोशिश, संसद की सुरक्षा में भरपूर सेंध लगाने का प्रयास, रवानगी से पहले उत्तेजित होकर के कई अराजक तत्वों का ये ऐलान करना कि वहां मोदी नहीं युवा बैठेंगे, यानी जो कैपिटल हिल में हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद, वैसा ही दृश्य यहां पैदा करना, भारतीय संसद को बंधक बनाने की कोशिश करना, साजिश रचना। और दूसरे दिन बहन भाई दोनों कहां पहुंच गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के ठीक उस गेट के सामने जहां से प्रधानमंत्री की, उनके काफिले की, एसपीजी की गाड़ियों की एंट्री होती है। ये बेहद, जिसको कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। और वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कई दूसरे चेहरे और दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे दिखाई दिए उनके साथ बैठे हुए। एक कर्नाटक के डीके शिव कुमार और दूसरे केरल के सतीसन। दो दो मुख्यमंत्रियों को जो संवैधानिक पदों पर हैं, उनको अपने साथ लेकर बैठे थे। कहां? प्रधानमंत्री आवास के गेट पर। मुझे लगा कि ये बांग्लादेश में जो 5 अगस्त को घटना हुई थी जिसमें शेख हसीना का तख्ता पलटा गया था, लगभग वैसी ही साजिश है, क्योंकि देश भर के लोगों को राहुल गांधी ने वहां पहुंचने का आह्वान किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है कि जो आज तक नहीं हुआ वो राहुल गांधी ने किया है। 2 चित्र, 2 वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर उसके बाद एकलव्य सिंह के पास हम टिप्पणी के लिए जाएंगे। तो पहले एकलव्य का स्वागत कर लेते हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रणाम सर। चलिए पहला वीडियो देखते हैं, उसके बाद राहुल गांधी पर आते हैं। पहले राहुल गांधी की बहन जी का वीडियो। मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। क्या कहेंगे साहब? आपके प्रदेश का मामला है और कह रही हैं कि गहलोत जी ने रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी ये बार बार हो रहा था। और ये अकेले राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे देश की ही अलग अलग प्रदेशों की समस्या है। तो बहन को जब इतनी समझ है या थी जिस समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और ये संबोधन कर रही हैं उनकी मौजूदगी में, तो भाई बहन की अब मति कहाँ चली गई? और इनकी वो जो पुरानी याददाश्त होती है, वो एक कैरेक्टर था आमिर खान का जिसको भूलने की आदत थी, तो उस भूलने की आदत का शिकार क्यों है ये? सर आप वो राहुल जी के वीडियो के लिए कोई फरमा रहे थे, वो भी दिखा दीजिए, फिर साथ में ही चर्चा करते हैं। जी हाँ, वो भी देख ही लेते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि देखिए साहब, भारत में लोकतंत्र की क्या हालत है। ये भूल गए कि इनकी दादी ने इस देश के साथ और इस देश के लोकतंत्र के साथ क्या किया था 25 जून 1975 को। जी देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एक बात को समझना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन जो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू किया गया, इनको स्वयं इस आंदोलन में ना तो इनकी इंटेंट
बच्चों के लिए खड़ा होने की थी, और ना ही सर इनको अंदाजा था कि इनको इसमें कोई इम्पैक्ट या रिजल्ट, इनका खुद का ही इसमें बिलीफ नहीं था सर। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सर, और इसके लिए तथ्य क्या है कि कल जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे और इन्होंने जेपी नड्डा या सरकार से जब मिलने की मांग करी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, तो इनका जब प्रतिनिधि मंडल वहां पे पहुंचा तो ये एक बड़ा बेसिक एक होता है सर कि सबसे पहली जो जेपी नड्डा जी ने इन्हें बात बोली वो ये बोली कि भाई आपका मांग पत्र दे दीजिए। तो सर इनके पास कोई मांग पत्र था ही नहीं सर, कोई मांग पत्र नहीं था। इससे पता चलता है सर कि क्या गंभीरता है आपकी। उसी तरह से सर आप देखिए कि जब राहुल गांधी आज जब वहां पे सड़क पे लेट गए जाके या बैठ गए और वहां पे सरकार के एक मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई मतलब आप इस हाई सिक्योरिटी जोन को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बात कर लो ना एक बार, आप विपक्ष के नेता हो देश के, आप एक बार बता दो आपकी क्या मांगे, सरकार से बात कर लो आप। तो राहुल गांधी ने सर 2-3 मांगे रख दी, और उसमें मेन ये थी, सबसे मेन, कि मॉनसून सत्र में सबसे पहले चर्चा इस मुद्दे पर हो। तो जितेंद्र सिंह जी ने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके इमीडिएटली उन्हें रिवर्ट करा कि साहब ठीक है, सरकार तैयार है इसके लिए। तो राहुल गांधी जी ने सर वहां पे वो पलटी मार गए, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। यानी कि ये सर कि ना तो ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए इनको कोई गंभीरता थी, और ना इनकी क्या मांग है एक्चुअल इसको लेके इनका उसमें कोई बिलीफ या मतलब कन्विक्शन था। और मैं आपको बताऊं सर, देखिए ये भी साफ बात है कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भी मांग लिया जाता तो ये कहते कि नहीं हटूंगा, मोदी का इस्तीफा दो या अमित शाह का इस्तीफा दो, ये इस तरह की मांग तो कर ही रहे थे सुबह से। तो सर कुल मिला के देखिए बात यह है कि सबसे, और सर इसमें एक वो बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जो इतना इंपॉर्टेंट सो कॉल्ड मुद्दा है, जो 20 दिन से देश में इतना, इन लोगों के हिसाब से इतना बड़ा मतलब एक पकड़ बना रहा था, तो ये 20 दिन से छुट्टी मना रहे थे सर विदेश में। इतना बड़ा मुद्दा था, आपने छात्रों का, आप कह रहे हो कि हम तो अपना इंडिपेंडेंट मुद्दा चला रहे थे, छात्रों की गूंज का आपने कोटा में प्रोग्राम करा, उसके बाद आपके 2 यहाँ पे शेड्यूल्ड प्रोग्राम थे, आप आए ही नहीं। 11 और 12 जुलाई को सर इनका पटना और प्रयागराज में प्रोग्राम था, ये गए ही नहीं। आप इतने सीरियस थे, आज आप प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने जाके लेट गए, आप क्या एक बार जंतर मंतर में जाके बच्चों से बात नहीं कर सकते थे? चलो भाई वहां से इम्पैक्ट नहीं तो सांत्वना नहीं दे सकते थे? सच्चाई ये है नहीं, सर। वो केजरीवाल के बच्चे थे ना, ये तो बिल्कुल अपने सर, बच्चे बिल्कुल। आ रहे थे वहां पे और ये कह रहे थे कि ये आपके बच्चे, ये हमारे हम्म। बच्चे, वो आपका धरना, ये मेरा धरना। सर देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि इसकी इंटेंट पेपर लीक या कोई नीट नहीं है, इसकी इंटेंट ही एनआरकी है सर। आप देखिए सर कि एक पैटर्न देखिए सर कि किस तरह से बच्चों को मिसगाइड किया गया, और ये दोनों दिन का देखिए सर आप, और मतलब जनता को, बच्चों को किस तरह से मिसगाइड करा जा रहा था। सर कल जो प्रोटेस्ट हुए उसकी जो पूर्व की संध्या थी, यानी कि परसों, एक परसेप्शन बनाया गया कि भाई परमिशन नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई, और दूसरा एक बनाया गया सर, आपने सुना होगा कि सेक्शन 163 लगा दिया गया है दिल्ली में। अब सच्चाई क्या है सर? परमिशन देने के लिए पहले परमिशन मांगनी पड़ती है भाई, आपने परमिशन मांगी नहीं तो परमिशन मिलेगी कहां से? लेकिन आपने परसेप्शन ये बनाया कि परमिशन दी नहीं गई है। सेक्शन 163 की क्या सच्चाई है सर? कि पार्लियामेंट का कोई भी मेजर सेशन होता है तो उसके पहले सेक्शन 163 लगाया जाता है, लागू किया जाता है। लेकिन परसेप्शन ऐसा बनाया गया जैसे कि पहली बार दिल्ली में कोई सेक्शन 163 लगा दिया गया है। उसी तरह से सर आज का भी जो घटनाक्रम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहीं कहा नहीं गया कि हम इसको, इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं, या हम हॉस्पिटल में बच्चों से मिलने जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे, मतलब कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। अचानक से राहुल गांधी जी और उनके जो क्लोज लोग हैं उनके थ्रू कांग्रेस और कुछ अन्य सांसदों को फोन किया जाता है कि हम खड़गे जी के घर पे उनको उनका बर्थडे विश करने जाएंगे, जो कि मात्र वहां से सर 50 मीटर 100 मीटर दूर है प्रधानमंत्री निवास से। तो बहाना ये था कि खड़गे जी के यहाँ हम बर्थडे केक काटेंगे और उनको विश करेंगे। नहीं तो सर
ऑब्वियस है ना ये तो कि भाई प्रधानमंत्री निवास तो इस तरह की हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां कोई परमिशन क्या, वहां का कि गाड़ी धीरे हो जाती है तो आप भी गुजरे होंगे सर वहां पे तो गाड़ी धीरे कर लेते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या चल मैं रहा है। तो मैं तो अटल जी के समय पीएमओ कवर करता था। मैं तो सर अक्सर सर मेरा प्रधानमंत्री आवास में जाना होता था। सर तो वहां तो सर कोई गाड़ी की अपनी मतलब गति धीमी कर लेता है तो कोई ना कोई एकदम से आ जाता है। तो वहां पे सर ये लोग खड़गे जी के बर्थडे के बहाने, और इसीलिए सर आप देखेंगे कि कांग्रेस के भी जो काडर्स थे दूसरे स्टेट्स में या कुछ इस तरह का, शाम तक कुछ नहीं हो रहा था, कोई गतिविधि नहीं थी सर। ये वहां इनफैक्ट सर इन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कई सर, क्योंकि कांग्रेस के भी कई सोर्सेज और कई मित्रगण होते हैं सर, तो इनफैक्ट इन्होंने जो लोगों को बुलाया था खड़गे जी के बर्थडे के बहाने से उन्हें भी नहीं बताया था कि वी विल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हियर टू द पीएमओ, मतलब पीएमआर। और वहां पे सर ये वहां से पैदल निकल के 50-100 मीटर की दूरी पे ये वहां चल गए और वहां पे इस तरह से बैठ गए सर। तो सर एक चीज एकदम मतलब इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एनआरकी क्रिएट करना है सर। आप देखिए सर कि कल जो प्रोटेस्ट हुए उसमें मतलब एक परसेप्शन अभी भी बनाया जा रहा है कि बच्चों पे लाठी चला दी, बच्चों पे लाठी चला दी। अरे भाई मतलब इस देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि संसद के द्वार तक लोग पहुंच गए। ये तो सर मतलब पता नहीं, मैं ऐसे आई डोंट नो सर, मतलब फ्रैंकली मैं ऐसा मानता हूं कि जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ लोग होते हैं सरकार के उनको मुझसे ज्यादा समझ होगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर कि देखिए ये और ये शायद सेंसिटिविटी की बात है सर कि उन्होंने ये डायरेक्शन क्लियरली पुलिस को दे रखा था कि बल का प्रयोग शुड बी द मतलब लास्ट, जिसे कहते हैं ना सर कि जब तक मतलब अति नहीं हो जाए बल का प्रयोग करना ही नहीं है। जब तक पत्थरबाजी शुरू नहीं हुई थी सर तब तक पुलिस ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया सर। और ये तो सर एकदम मेरे क्या गाड़ियां तोड़ दी गई पुलिस की, सर 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 बस और तोड़ जब दी गई, उनको उलट दिया गया। और सर उसके बाद भी देखिए सर कि इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी क्लियर है कि पुलिस के सर्वर भी फूट गए कितने पुलिस कर्मियों के, लेकिन पुलिस को एक डायरेक्शन क्लियर था सर कि गोली नहीं चलाओगे, गोली क्या रबर बुलेट्स भी नहीं चलाओगे मतलब गोली तो बहुत दूर की बात है। तभी तो सर इस तरह की तो कोई अप्रिय घटना हुई नहीं। और आप देखिए सर आपको ध्यान होगा ये जो रेड फोर्ट पे वो खालिस्तान वाला जो हुआ था उसमें भी सर मुझे जहां तक फिगर याद आता है सर करीब 250-300 पुलिसकर्मी सर जो है घायल हो गए थे सर। तो अब ऐसा ही होता है सर कि ये मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि इस तरह की अराजकता फैलाई जा रही है। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर कि आपने मतलब 8-10 हजार लोग आ जाएं और आपको मतलब बल का प्रयोग के नाम पे भी मतलब आप गोली नहीं चला सकते, रबर बुलेट्स नहीं चला सकते। तो आपको साथ में ये भी कोशिश करनी है कि इसका मतलब यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई बड़ी चोट भी नहीं लग जाए किसी प्रोटेस्टर को, और सामने वाला जो है वो आपको पूरे जोर से अटैक कर रहा है। तो ये पुलिस के लिए भी सर थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन तो हो ही जाती है। इसके अलावा सर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है सर ओवरऑल ये सारी चीजें देख के कि क्योंकि सर आपका भी पॉपुलर इतना चैनल है तो मैं तो सर ये कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कुछ है ना जो विद्यार्थी हैं जो उनके अभिभावक हैं उनको एक चीज को समझना चाहिए सर कि देखिए सर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को दे आर जस्ट फिशिंग फॉर सम डेड बॉडीज। इनको बस कुछ लाशें चाहिए सर, मतलब 5-7-10 लाशें मिल जाएं इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनको ये कहने के लिए कि देखो मोदी के राज में भारत में कितना अत्याचार होता है। जो इनका पैटर्न है ना सर वो पूरा वो जो रिलीजियस राइट्स का होता था वैसा ही होता था सर। मुझे बताइए सर कि ये बच्चे तो पत्थर लेके नहीं गए होंगे ना वहां, पत्थर कहाँ से आ गए सर इन लोगों के हाथ में। तो सर और ये देखिए सर ये जिस तरह का डेंजरस प्रोपेगेंडा चलता है, बच्चों को ड्रग्स देना, नशीले पदार्थ देना, रात को रोक के खाना खिलाना, उसमें फिर उनको बताना, जो मेरे भी सर जो कुछ दिल्ली के मिलने वाले हैं, जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो बताते हैं सर जो यहाँ पे कवर करने जाते थे इन लोग को बताया जाता है कि मतलब आंदोलन जो है वो बलिदान मांगता है। मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हो? आंदोलन बलिदान मतलब क्या आपका बलिदान मांगता है ना, यही तो कह रहे हो। आज पत्थर भेजे हैं सर, अगली बार पेट्रोल या डीजल भेज देंगे।
तो मुझे लगता है सर कि इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई संशय नहीं है कि नीट एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी भी बरतना आवश्यक है सर, क्योंकि इन लोगों को सर देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ एक है कि जो ऑनगोइंग मॉनसून सेशन है उसमें जो खास करके एफसीआरए और डिलिमिटेशन का बिल आने वाला है उसको किसी भी हालत में ब्लॉक करना है सर। और ये जो मतलब संसद में भी ये जो एक इस आंदोलन का एक और भी जो सर इन लोग का ऑब्जेक्टिव है ये है कि क्योंकि बीजेपी के पास वो सो कॉल्ड नंबर्स पहले नहीं हुआ करते थे, और जिस तरह से दूसरी पार्टियां, अगर इनको पता है बीजेपी तो इस पर बैक ट्रैक करेगी नहीं, बीजेपी का तो दृढ़ संकल्प है इन चीजों को करने का, तो ये जो सर इनके जो इंडिया अलायंस से पार्टनर्स छिटक के इनसे दूर हुए हैं, इनका है कि कम से कम वही डर जाएं, अगर वही डर जाएं कि भाई छात्रों का हमारे अगेंस्ट कोई परसेप्शन ना बन जाए, तो वो इन बिल्स पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये मतलब सर सिर्फ इनको एनार्की फैलानी है, मॉनसून सेशन में इन बिल्स में बाधा डालनी है, और कुल मिला के सर मेरा तो मतलब मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, जिस तरह की इन लोग की बातें सुनना और इन लोग का जो बिहेवियर और कंडक्ट दिखाई दे रहा है कि इनको सर 5-10 लाशें चाहिए किसी भी कीमत पे, जिसपे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके सर। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगातार कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है राज्य दर राज्य, उससे ये आशंकित और सुरक्षित हो गए हैं, और इनको लगता है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा एक मुद्दा मिल जाए जिससे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब कर सकें, दागदार कर सकें, और शायद उसके बाद कुछ वापसी हो सके। नंबर 2, प्रधानमंत्री आवास के सामने लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान करना, इसके पीछे आपको कोई एक साजिश नहीं लग रही है कि जैसा ढाका में शेख हसीना के आवास पर सो कॉल्ड जैन जी ने धावा बोला था और वहां पर तमाम तरह की हरकतें की थी, प्रधानमंत्री को न केवल अपना आवास बल्कि ढाका और अपना देश छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी थी। एक वैसा ही वातावरण, क्योंकि जब से ये नेपाल में जैन जी का चलन हुआ है, तख्ता पलटा गया है, तब से कुछ ज्यादा ही इनकी जबान पर जैन जी आया हुआ है। देखिए सर, आपके पहले प्रश्न की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2024 में जब बीजेपी 240 पे रुक गई, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो इनके लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग रिजल्ट था। हालांकि 99 आउट ऑफ मतलब 543 कोई बहुत मोटिवेटिंग नहीं होता है, लेकिन बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही थी कि 300 पे तो बीजेपी है और इससे भी आगे बढ़ जाएगी, कुछ लोग तो 400 पार की अजीब सी बातें करते थे, परंतु बीजेपी जब 240 पे रुक गई तो इनकी उम्मीदें बहुत जाग गई थी सर। और उसके बाद इन्होंने ऐसा सोचा कि इस बार नहीं तो पहले तो इन्होंने सोचा कि सरकार बैसाखी पे क्या पता हम इस सरकार को ही गिरा दें, अनस्टेबल कर दें। उसके बाद सर इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी दूसरे राज्यों में चुनाव से, आप देखिए सर कि हरियाणा में तो ये मान के बैठे थे कि जीत चुके हैं ये चुनाव। तो और कई जगह पे सर आप देखिए ना, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। तो सर उससे जो इनको नकारात्मकता हुई सर, और सर मैं ऐसा व्यक्तिगत पे मानता हूँ, ये देखिए बड़ी पर्सनल चीज है इन लोगों के साथ, कि मैं ऐसा मानता हूँ सर, और ये बहुत लोगों के साथ होता है सर, कि जीवन में जब नकारात्मक होने की जो पराकाष्ठा हो जाती है तो वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है सर कई लोगों के साथ। ये इसमें मतलब कोई संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। और वही इन लोगों के साथ हुआ है सर। ये पूरी तरह से मतलब जहां किसी को उम्मीद हो कि हम सत्ता के करीब आ रहे हैं या मोदी सत्ता से दूर जा रहा है, वहां आपको पता चल रहा है कि भैया हमारा तो अस्तित्व का संकट हो गया, खत्म है हम। आप सर सोचिए ना, आप कुछ भी कहो सर, 235 236 जो भी इनके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की सीटें आई थी, इस प्रोटेस्ट को भी देख लो ना सर, 7-8 हजार लोग जो जुटा नहीं पाए। 235 आपकी सीटें हैं और दिल्ली जैसे शहर में
आप 10,000 लोग भी नहीं जुटा पाए। यही सच्चाई है ना सर। ठीक है, आपने थोड़ी अराजकता कर दी क्योंकि सरकार थोड़ी संवेदनशील थी तो आपको वो मौका मिल गया, लेकिन आप क्या कर लिया आपने? तो ये तो सर इसका फर्स्ट पार्ट है कि ये इतने नकारात्मक हो चुके हैं कि अब ये अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। आप सोचिए सर कि आज अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का कंपैरिजन जनरल डायर से कर दिया। एक ऐसी पुलिस जो अपना सर फोड़वा के भी वहां पे लोग बच्चों को, और सर आप देखिए एक तरफ के वीडियोस के अलावा जनता दूसरे तरफ के भी वीडियोस देखती है जहां पुलिस किस तरह से इन्हीं बच्चों को संभाल रही थी। तो पुलिस तो सर, इस पुलिस की कोई इंटेंट बच्चों को हार्म सारे करने की नहीं। सारे वीडियो वहां से शुरू होते हैं जो इस इकोसिस्टम ने एडिट करके डाले हुए हैं, जहां से पुलिस की लाठियां शुरू हुई हैं। सर। उससे पहले उन अराजक तत्वों ने क्या किया है वो पार्ट काट दिए गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने ही, सुरक्षा बलों ने ही अपनी तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हकीकत ये नहीं होती है। शांति प्रिय और जो कानून को अपने हाथ में ना लें, उन प्रदर्शनकारियों पर कौन लाठीचार्ज कर रहा है? कोई सवाल ही नहीं सर। लेकिन पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर हमला करना, बैरिकेड तोड़ना, निषेधाज्ञा होने के बावजूद संसद की तरफ बढ़ना और पत्थरबाजी शुरू करना, इसके बाद ये सब हुआ है। बिल्कुल सर। और इनफैक्ट सर कई जगह पे, कई राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पे जहां लाइव कवरेज चल रहा था, वो सर देखिए मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने ध्यान जो लगातार देख रहे थे उनने देख लिया होगा कि ये बेसिकली एक ऐसी जगह पे स्टार्ट हुआ था जहां पे आरएसी अपनी पोजीशन लेके खड़ी हुई थी और वहां पे उनपे अचानक से पथराव हुआ सर। उसके बाद सर सब कुछ चालू हुआ है। और उसके भी पहले मैं आपको बताऊं सर, एक छोटी 2-3 अप्रिय घटना तो जंतर मंतर पे ही हो गई थी, जहां पे जब अभिजीत दीप के भाषण दे रहा था, पुलिस का कोई उस समय कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं कर रही थी पुलिस, बस वहां पे जो नॉर्मल तैनाती होती है वो थी। तो वहां पे कुछ लोगों ने सर, कुछ आरएसी के जवानों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। तो सर शुरुआत कहां से हुई वो पूरे देश ने मेरे ख्याल से देख लिया है, समझ भी लिया है। अब तो जब जितने वीडियोस पब्लिक डोमेन में है सर, आपकी जो दूसरी बात थी सर पीएमओ को लेके, देखिए सर मुझे इस बात में मैं बड़ा क्लियर हूं, इनकी इंटेंट ये हो सकती है कि सर देखिए, एक तो मतलब राहुल गांधी के साथ क्या चक्कर हुआ सर कि मेरा असेसमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि इस इशू को इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे। आपने तो देखा ही है ना सर, कहते रहते हैं कि हमारे कितने प्लेन गिर गए, देश में आर्थिक सुनामी आ गई, कोई मुद्दा इनका चलता तो है नहीं। तो उन्होंने ये भी सोचा था ये एक नॉर्मल मुद्दा है, 20 दिन के लिए छुट्टी वुट्टी मनाने चले गए, वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई मतलब ये तो मामला गजब चल रहा है जंतर मंतर पे। उसके बाद कल का प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी भीड़ जुट गई, ये तो गजब ही हो गया। तो सर उसके आपने नोटिस किया होगा सर कि कल सुबह जब इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट चालू हुए तो शुरू में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो बोलते हैं नो कमेंट्स। इन्होंने बोला नो कमेंट्स जब मीडिया इनके पास पहुंची। वो तो जब शाम को इतना कुछ हो गया तो इन्होंने एक ट्वीट करा सर। तो वहां तक तो सर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को एक तो जो इनकी ये जो सो कॉल्ड कॉटरी है ना, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उनने बताया होगा कि साहब मतलब आपका कंपैरिजन मोदी से है और आप के लिए लोग बात कर रहे हैं कि आप अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। ये परसेप्शन बन रहा है सर मार्केट में। ये सब इनको छोड़ो सर, आप तो सीधा मोदी को अटैक करो, मुद्दा गया भाड़ में। आप तो, आपकी जिससे लड़ाई है, आप जिसके कॉम्पिटिटर हो, आप जिसके चैलेंजर हो, आप उसको अटैक करो सर सीधा। नहीं तो सर बेसिकली मुद्दा फिसल चुका था ना हाथ से इनके। तो अब मुद्दा फिसलने के बाद अगर आपको फ्रंट रनर करना है, बनना है, तो आपको कुछ ऐसा करना था जिसका एक बार तो कम से कम पूरा धमाका हो देश में, मतलब लोग देखें कम से कम। तो जाके सड़क पे प्रधानमंत्री निवास के सामने लेट गए सर। आप देखिए सर, आपने नोटिस किया होगा अखिलेश यादव ने भी वहां पे थोड़ी लाइमलाइट स्टील करने की कोशिश, प्रयत्न किया था, लेकिन सर आफ्टर ऑल नेता विपक्ष तो है ही ना सर। वो वहां पे अखिलेश यादव ने, आप वो वीडियो को क्लोजली देखेंगे ना सर, तो जब अखिलेश यादव को पुलिस वहां से उठाने लगी तो अखिलेश यादव ने इनको बोला भी कि साहब चलो अब चलते हैं साथ में। तो ये नहीं गए सर, ये लेट गए अपना वो एक सिंबॉलिक हैंडकफ्स का ये बना के और जमीन पे लेट गए ताकि मतलब पुलिस
और ये बेसिकली ये चाह रहे थे सर कि कम से कम इनको भी खींचातानी में, अच्छा कई लोग सर मतलब अजीब सी बातें आप देखिए कि कांग्रेसी अभी भी कैसी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की फिटनेस देखो कि इतने पुलिस वाले थे लेकिन राहुल गांधी जमे रहे वहां पे, डटे रहे, उनको उठा। सच्चाई ये है सर कि पुलिस लिहाज कर रही थी कि भाई जो भी है विपक्ष का इतना बड़ा नेता है, अगर खींचतान में कोई खरोंच आ गई, ये हो गई, तो लेने के देने पड़ेंगे परसेप्शन के, ये होगा वो होगा। और उसको सर मतलब ऐसा इनको जन नेता और नौटंकी बताया जा रहा है। बट कुल मिला के बात यही थी सर कि इनका ये जो आपने नेपाल से कंपैरिजन करा, ये कोई नई बात नहीं है सर, इसकी ऑलरेडी बातें हो रही। कल कई प्रोटेस्टर्स भी कह रहे थे कि नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, और पैटर्न भी तो वही है सर। आप और सर इसमें क्या है कि पैटर्न होने के बाद राहुल गांधी के साथ जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनको सर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब एक वो मोहम्मद यूनिस नोबेल प्राइज विनर को एक फेस बनाया जाता है वहां पे, उसी टाइप के एक नोबेल प्राइज तो नहीं लेकिन वो फोर्ड फाउंडेशन के स्पॉन्सर्ड प्राइज के विनर को, सोनम वांगचुक को एक यहाँ पे फेस बनाया जाता है। उसी तरह की ठीक बातें वहां हो रही है, यहाँ हो रही है, वहां जमाते इस्लामी हो रही मिल रही है, यहाँ कोई भीम आर्मी आ रही है तो यूथ कांग्रेस आ रही है, और अल्टीमेटली कूच हो रही है प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस और संसद के ऊपर सर। तो सर वो अटेम्प्ट तो ये करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूं सर कि एंड आई होप ऑल्सो कि मतलब भारत जो है सर ये हमारा विविधता में एकता का देश है, और यहाँ का जो मैं हमेशा आपके शोज पे स्पेशली कहता हूँ सर कि जो हमारा कॉमन व्यक्ति का, जो कॉमन इंडियन पर्सन का जो रोबस्ट कॉमन सेंस है, जो सहज बुद्धि है, वो इनके इंटेंट को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और मैं तो कहूंगा सर कई बड़े बड़े लोग जो हम जैसे लोग बैठ के बात करते हैं सर, इसके लिए एक टर्म होती है सर, जैसे कहते हैं ना, उनको आभास होता है सर, एक सिक्स सेंस होता है उनको नेताओं के अंदर क्या इंटेंट है ना इस आदमी की, इस नेता की, वो जनता सर कहीं ना कहीं समझती है सर। तो इन लोग की सर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बस ये तो समझ चुके हैं सर कि मोदी को अब इलेक्टोरली हराया ही नहीं जा सकता। ये बेसिकली सर गिव अप कर चुके हैं। मतलब इनको ये विश्वास अब ये इस तरह की चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनको ये विश्वास हो चुका है कि हम मोदी को सही तरीके से इलेक्टोरली या किसी मुद्दे पे एक्चुअली घेर के तो हरा नहीं सकते। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि मतलब आतंक मच जाए देश में, कुछ लाशें बिक जाएं, जिससे कि कम से कम इसकी बुरी बदनामी तो हो, एक नकारात्मकता का माहौल तो बने इस सरकार के लिए। सोनिया गांधी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची। सर राहुल गांधी जाकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमीन पर बैठते हैं, प्रियंका गांधी जमीन पर बैठती है, तीनों, और चौथे इनके जीजा जी और दामाद सब पहले एयरपोर्ट में अंदर तक इनकी गाड़ी जाती थी। अब इनको हर जगह चेक से गुजरना पड़ता है, चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। इनके भी बाकी लोगों की तरह हवाई जहाज बना करके सीआरपीएफ के जवान इनकी चेकिंग करते हैं। पहले एसपीजी इनकी सेवा में लगी रहती थी, कहीं बाहर निकलते थे तो धूप और बारिश से बचने के लिए वही छाता इनके सिर के ऊपर तानते थे। क्या हालत करके रख दी है मोदी जी की कुल मिलाकर के देश के प्रति समर्पण भावना ने, कि लोग अब इनको देखना पसंद नहीं करते, इनको चुनना पसंद नहीं करते, इनकी पार्टी को पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। तो ऐसे में बौखलाहट नहीं होगी तो क्या होगा भला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकलव्य जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम।